सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश के बाद सैलाब का कहर, जगह जगह हुए हादसे। सीहोर में बचाए गए कार सवार, छत्तीसगढ़ में बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। जम्मू कश्मीर के रामबन में रेस्क्यू का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। गले तक मलबे में धंसे शख्स को सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रहा है भूस्खलन। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के हादसे की जांच करने रायबरेली में घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई की टीम। पीड़िता की सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी पर कोर्ट ने मांगी यूपी सरकार से रिपोर्ट। कल होगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। सोलापुर में बैंक की इमारत की छत धंसी। करमला इलाके में हुआ हादसा, एक की मौत। मलबे में दबे 25 लोगों को निकालने का काम जारी। यूपी के रामपुर से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासत में लिया। अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापे मारने गई पुलिस से बदसलूकी का आरोप। कल यूनिवर्सिटी से मिली थी चोरी की 2000 किताबें। तीन तलाक बिल पास होने पर देश भर में मुस्लिम महिलाएं मना रही हैं खुशी। विरोधी दल एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं विश्वासघात का ठिकरा। कांग्रेस ने कहा सदन में चुपके से लाया गया था बिल। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत को कांग्रेस ने बताया संदिग्ध। टैक्स के लिए प्रताड़ना के लगाए आरोप। नेत्रावती नदी के किनारे मिला था वीजी सिद्धार्थ का शव। राजस्थान के भरतपुर में उल्कापिंड गिरने से खेत में हुआ 20 फीट का सुराख। पास के खेत में काम कर रहे किसान बाल बाल बचे। पाकिस्तान के कोयटा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने थाने के बाहर किया विस्फोट। 5 की मौत, 32 जख्मी। अफगानिस्तान के हेरात कंधार हाईवे पर भी महिलाओं और बच्चों की बस पर आतंकी हमला, 34 की मौत। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार लॉन्च की मिसाइलें। दक्षिण कोरिया ने कहा फिर बढ़ेगा तनाव। अमेरिका ने कहा छोटी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। नदी नाले सब उफान पर हैं। आसपास के पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इस दौरान मेंढर के सांगला इलाके में 4 स्कूली बच्चे सैलाब में फंस गए। छात्रों को बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद चारों छात्रों को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि पुल डूब जाने की वजह से 10 गांव से संपर्क टूट चुका है। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ लगे आरोपों पर एक्शन क्या शुरू हुआ। पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर गई। आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर यूनिवर्सिटी में चोरी की किताबें रखने के आरोप भी लगे हैं। आज पुलिस की छापेमारी के दौरान जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बदसलूकी की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उसके बाद लखनऊ से जो तस्वीरें उपद्रव की दिखी वो वाकई हैरान करने वाली थी। लखनऊ में राजभवन के बाहर हंगामा। पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पहले अधिकारियों से कहा सुनी और फिर धक्का मुक्की। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यूपी के राज्यपाल का घेराव कर रहे हैं। सड़क पर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। और तो और पुलिस से भी भिड़ने में पीछे नहीं हटे। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे तो उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। अब्दुल्ला आजम साहब को रिहा करें और लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना बंद करें। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वो बेकाबू होकर पुलिस से ही भिड़ गए। उन्होंने राजभवन में घुसने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तब सामने आया जब रामपुर में पुलिस एक्शन में दिखी। वहां समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने दूसरे दिन भी छापा मारा। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मदरसा आलिया की चुराई गई किताबें बरामद होने के बाद दोबारा ये छापेमारी की गई। आरोप है कि जब पुलिस की टीम जांच में जुटी थी तभी आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से बदसलूकी की। उसके बाद पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गई। इस दौरान अब्दुल्ला समर्थक बेचैन दिखे। वहाँ पर आज फिर से कई ऐसी किताबें हैं जो बरामद हुई हैं जो मदरसा आलिया से चोरी हुई थी
इसके अलावा यहाँ पर जो माननीय विधायक हैं उनके द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसमें कोऑपरेट करने की जगह पे वहाँ पे बाधा उत्पन्न की गई थी, तो इसी कारण से फिलहाल उनको डिटेन किया गया है और हमारा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। हाल के दिनों में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में उनके खिलाफ 28 केस दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन इस आरोप में उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर चुका है। इससे पहले अब्दुल्ला आजम पर पुलिस का शिकंजा पहले भी कस चुका है। उन पर डेट और बर्थ में छेड़छाड़ कर पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात उन्नाव की करते हैं। उन्नाव में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अब सबकी नजरें सर्वोच्च अदालत पर हैं, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ जांच के आदेश के बाद सीबीआई भी हरकत में आई है। सीबीआई पहुंची उस जगह पर जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में सड़क से लेकर राजधानी में संसद तक में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। उधर अब सीबीआई की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है। रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे की जांच की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीबीआई की टीम एक्शन में है। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम रायबरेली में उस जगह पहुंची जहां पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ था। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई सेंगर से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, यह संतोष का विषय है कि सीबीआई की टीम तत्परता के साथ घटनास्थल पे पहुंच गई और साक्ष्य संकलन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित के घर वालों की ओर से 12 जुलाई को सीजेआई को लिखी गई चिट्ठी का संज्ञान लिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस ने कोर्ट की रजिस्ट्री से भी रिपोर्ट तलब की है। सीजेआई ने पूछा है कि आखिर पीड़िता की चिट्ठी उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई। साथ ही अदालत ने यूपी सरकार से केस की पूरी रिपोर्ट और पीड़िता की हेल्थ रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में इससे पहले भी 2 बार पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा चुका है। एक बार केस की यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग, तो दूसरी बार आरोपियों की ओर से मिल रही धमकी की शिकायत के जरिए। लेकिन दोनों ही बार अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि रजिस्ट्री के रुख से नाराज चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर 12 जुलाई को पीड़ित परिवार की ओर से लिखे गए खत के उन तक पहुंचने में इतनी देरी कैसे हो गई। वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके वकील की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो उन्नाव की पीड़िता को हादसे में मारने की साजिश को लेकर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। तरह तरह के वीडियो और चिट्ठियां सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सियासी सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर उन्नाव की पीड़िता के साथ नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है। 33 चिट्ठियों की फरियाद आखिर अनसुनी अब तक क्यों है। आखिर क्यों सेंगर को पार्टी से नहीं निकालती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरीके के कई अहम सवाल हैं जो इस पूरी घटना के बाद खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां से एक वीडियो सामने आया है जहां बर्थडे पार्टी में कुछ दबंग फायरिंग करते दिखे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। हाथ में पिस्टल लेकर ये युवक मस्ती करते नजर आ रहे हैं और बीच बीच में हवा में फायरिंग भी कर रहे हैं। इन युवाओं ने हवा में 2 गोलियां भी दागी। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में ये दबंग युवक केक पर भी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने गोली चलाकर केक की कैंडल बुझाई। जैसे ही केक पर फायरिंग हुई, लोग खुशी से झूम उठे। फायरिंग करने वाले युवक का नाम अर्जुन बताया जा रहा है और वो आए दिन इस तरीके के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना रसूख दिखाने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस अधिकारी अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं कि किस तरीके से हथियारों को हाथ में लहराया जा रहा है। और अब बात राजस्थान से आई एक खबर की। 2 साल पहले राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की पिटाई से एक आरोपी की मौत हो गई थी। लेकिन अब गौ तस्करी की हालत यह है कि तस्कर सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। अलवर में गौ तस्करों ने फायरिंग कर एक युवक को जख्मी कर दिया। बाद में एक तस्कर को पकड़कर गांव वालों ने पिटाई कर दी। राजस्थान में बेखौफ गौ तस्कर, बेबस पुलिस, जनता लाचार। राजस्थान के जिस अलवर में गौ तस्करी के आरोपी पहलू खान की हत्या हो गई थी, 2 साल बाद उसी अलवर में अब गौ तस्कर ही लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं।
देश भर में गोवंश को बचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, मंत्रालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस राजस्थान में बीजेपी ने गाय के लिए अलग मंत्री बनाया था, उसी सूबे में सरकार और पुलिस गौ तस्करी पर लगाम कसने में नाकाम रही है। गौ तस्करों के बढ़ते उपद्रव भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए गोरक्षकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 400 तस्कर पैदल ही करीब 1 दर्जन गौवंश को ले जा रहे थे। तभी गांव वालों की नजर उन पर पड़ गई। गांव वालों ने उन्हें रोका और गायों के बारे में पूछताछ की। आरोप है कि इसके बाद गौ तस्करों ने गांव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली जीत राम नाम के शख्स को लगी है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घायल जीत राम की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके सर पे चोट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सेमी कॉन्शियस है, ड्रॉसी है। उसके छाती पे चोट है, 2-3 जगह छाती पे मार है। फायरिंग के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने एक गौ तस्कर को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़े गए गौ तस्कर की पहचान सलीम खान के रूप में हुई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्कर को पकड़ा है। अब वो एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी जो जांच आई है मोटा मोटा उसमें ये पता चला कि कैसी है जिस गौ तस्कर को पकड़ा है, उसको भी हॉस्पिटल यहाँ अलवर रेफर किया। सूबे में विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से ही तस्करों का उपद्रव बढ़ा है। बीते दिनों गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने गाय की पूजा की मुखालफत का एक बयान दिया था, जिस पर भी बीजेपी ने खूब हंगामा किया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो गौ तस्करी रोकने और गौरक्षा में मॉब लिंचिंग रोकने को लेकर कई राज्य सरकारों की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं कानून बने हैं तो कहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुंबई में बीएमसी ने एक ऐसी पहल की है जिसमें गौवंश की मौत के बाद बीएमसी डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी, ताकि उसे लेकर आने वालों को, जाने वालों को किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। 22 जुलाई 2019 जबलपुर, गौ तस्करी के आरोप में 4 लोगों की पिटाई। 19 जुलाई 2019 छपरा, पशु चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीट कर हत्या। 25 जून 2019 गुरुग्राम, गौ तस्करी के आरोप में 2 से मारपीट। हाल ही के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें गौ तस्करी के आरोप में लोगों को पीटा जा रहा है। कहीं तस्करों पर भीड़ का गुस्सा फूट रहा है, कहीं चोरी के शक में भीड़ बेलगाम हो रही है। गौ रक्षा में लिंचिंग और गौ तस्करी को रोकना राज्यों का काम है, लेकिन तमाम कोशिशों, तमाम दावों के बावजूद न तो लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम ले रही हैं और न ही कानून बनने के बाद गौ तस्करी का सिलसिला थमा है। आए दिन ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आई रहती है, जिसमें कहीं पुलिस प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आती है, तो कहीं सियासी दावपेच उसे लाचार और तमाशबीन बने रहने पर मजबूर करते हैं। राजस्थान में जहां गौ तस्करों की फायरिंग से सनसनी मची है, वहां 2014 से 2016 तक गौ तस्करी के 1300 मामले सामने आए थे। इनमें सबसे ज्यादा तस्करी अलवर, भरतपुर और दूसरे बॉर्डर जिलों से हुई। इन 3 सालों में 23,000 से ज्यादा गायों के तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर गौशाला भेजा गया। लेकिन कई राज्यों में गौ तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि मुंबई में बीएमसी ने गौ तस्करी और गौरक्षा के लिए एक नियम लागू किया है, जिसमें मर चुके गौवंश को भी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बीएमसी की इस पहल से तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है, साथ ही लिंचिंग के मामले भी कम होंगे। वैसे जिस हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गौ पूजा होती है, वहाँ गौ रक्षा के लिए कानून बनाना और पहरेदारी करना भी विडंबना से कम नहीं है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात एक ऐसी समस्या की जिसकी चपेट में आकर युवा जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस वालों का टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। पुलिस विभाग ने इनकी जांच के बाद इन पर कार्रवाई की सिफारिश की है। पता चला है कि वीडियो बनाने वाले दोनों पुलिसकर्मियों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन वर्दी में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद इनका अलग अलग तबादला भी कर दिया गया है। तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू
चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिसने अपना वीडियो गेम लॉन्च कर दिया है। इस गेम का नाम इंडियन एयरफोर्स ए कट एवव है। एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ ने इस गेम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स के इस गेम का मकसद युवाओं को भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उन्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे गूगल प्ले स्टोर के साथ एप्पल स्टोर से भी फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। हिंद की आसमानी ताकत से थर्राते हैं दुश्मन। बालाकोट स्ट्राइक और अभिनंदन के शौर्य से अब भी पाकिस्तान सदमे में है। हिंदुस्तान के इसी शौर्य को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने और वायुसेना के सुनहरे इतिहास को बताने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक आधिकारिक मोबाइल गेम लॉन्च कर दिया है। वीडियो गेम आपको बताएगा कि आसमान में कैसे उड़ते हैं हिंदुस्तान के वायुवीर, कितनी ऊंचाई और किस स्पीड से उड़ान भरकर दुश्मनों को खाक में मिलाते हैं। हमारे जो बाल हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा में राष्ट्रभक्ति के इस ख्वाब से, उस विचार से, उस मिशन से यहाँ उसमें भर्ती हो सके और उसकी उनको जानकारी मिल सके। भारतीय वायुसेना के मोबाइल ऐप में यूजर्स को थ्रिलिंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने के अनुभव के साथ ही हवा में डॉग फाइट करने का मिशन भी गेम में शामिल है, यानी दुश्मन के जहाज को हवा में मार गिराने का टास्क होगा। जिस तरह बालाकोट में आतंक के अड्डों को तबाह किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर गेम खेलने वाले मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का रोमांच महसूस कर सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल मोबाइल गेम एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। इस गेम में 10 मिशन होंगे और यहाँ ट्रेनिंग भी होगी। ये गेम मोबाइल के लिए तैयार किया गया है और इसमें कई मोड दिए गए हैं। इसमें ट्रेनिंग, सिंगल प्लेयर और फ्री फ्लाइट शामिल है। इसके साथ ही इस गेम में इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी बताया गया है। इस गेम को खेलने पर प्लेयर्स को एयरफोर्स पायलट और एयर कॉम्बैट का शानदार वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ऐसी सर्विस है जो टोटली स्किल बेस्ड है। आपको पता है आप कितने अच्छे हो, औरों को भी पता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स कभी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, पर लोगों को पता होता है वो कितना अच्छा डॉक्टर है। उसी तरह एयरफोर्स भी एक स्किल बेस्ड सर्विस है। आपको अपने स्किल बढ़ाने हैं, आपकी उतनी ही इज्जत होगी। दरअसल भारतीय वायुसेना का इस गेम को लाने के पीछे का मकसद मनोरंजन के साथ साथ भारतीय वायुसेना के प्रति नौजवानों को आकर्षित करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में एयरफोर्स में शामिल हो सके। इस गेम में एयरफोर्स के मिग और सुखोई जैसे विमानों का इस्तेमाल हो सकेगा, यानी गेम खेल रहे व्यक्ति को मिग और सुखोई उड़ाने और उनसे हमले का थ्रिल भी इस गेम में हासिल होगा। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां अगले 2 से 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां मोदी सरकार आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कश्मीर की रीजनल पार्टी, खासकर महबूबा मुफ्ती 35 का झूठा डर दिखाकर साउथ कश्मीर में एक अलग ही मुहिम चला रही है। हमारे लोकल पार्टियों को क्या हो गया पता नहीं, एकदम राज्य में भय और आतंक का माहौल फिर से खड़ा करने का कोशिश उन्होंने शुरू कर दिया। जो आतंक को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का प्रक्रिया यहां जारी है। अब उस करप्शन को भी यहां खत्म करना है। बीजेपी महासचिव राम माधव का ये बयान और अमित शाह का मिशन कश्मीर इस बात की गवाही दे रहा है कि घाटी में अमन चैन की बहाली के लिए सरकार कितने शिद्दत से जुटी। एक तरफ घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट नॉन स्टॉप जारी है। मंगलवार को ही सेना ने घाटी में आतंक के 3 चेहरों का खात्मा कर दिया था। घाटी में अमन की बयार बहने की आहट से पाकिस्तान बौखला गया है। वो बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ रहा है। सरहद के हालातों पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। वहीं बीजेपी सूबे में चुनावी मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी के जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिससे घाटी के हालात पर चर्चा हुई। वहीं बीजेपी का दावा है कि घाटी के 1 लाख मुस्लिम पार्टी से जुड़ चुके हैं, जिससे बदलाव की झलक आ रही है।
वहीं बीजेपी के ड्राइव से डरी पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, जिसमें लोगों को 35A पर बरगलाकर पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच सुरक्षा और जांच एजेंसियां भी घाटी के गुनहगारों पर शिकंजा कसने में दिन रात जुटी हैं। NIA, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसका मकसद घाटी में आतंकियों के हमदर्दों को ढूंढ निकालना है, चाहे वो अलगाववादी हों या फिर सियासी दलों से जुड़े नेता। जो पॉलिटिकल विल है, जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है, उन सारे चीज़ों को मिला के जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक पॉजिटिव कदम है। माना जा रहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसियां उन लोगों पर शिकंजा कसने में कामयाब होंगी जो किसी न किसी तरह आतंकियों की मदद करते रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी और घाटी से आतंक को पूरी तरह खत्म करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें। गिलहरी की दिलेरी से डर कर हिरण के बच्चे को भागते आपने कभी देखा है क्या? पेड़ पर से गिलहरी छलांग लगाती है और ये हिरण डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। गिलहरी का कौतूहल हिरण के लिए ऐसा है कि वो बार बार उसे पास से देखना चाहती है, लेकिन गिलहरी के आक्रामक रवैये से हिरण को डर लग रहा है। पर्व त्योहारों पर भारत में रंगोलियां बनाते आपने बहुतों को देखा होगा, लेकिन ऐसी रंगोली बनाने वाली कलाकार शायद नहीं देखी होगी। इनके हाथों में कला के रंग ऐसे गिरते हैं कि 2 मिनट से भी कम वक्त में सड़क पर खूबसूरत चित्रकारी तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा के दौरान बनाई गई ये रंगोली हैरान करने वाली है। बारिश के दिनों में रोशनी पर कीट पतंगों को आते आपने देखा होगा, लेकिन लॉस वेगास में इस टिड्डी दल का आतंक छाया हुआ है। शाम को टिड्डियों का हमला ऐसा हो रहा है जिसे देखकर बारिश का भ्रम होता है। लॉस वेगास में औसत से दोगुनी बारिश के कारण टिड्डे यहाँ देखे जा रहे हैं। म्यूजिक की बीट्स पर तोता का ऐसा हिप हॉप आपने शायद ही पहले देखा होगा। इसके मालिक की उंगलियां क्या थिरकती हैं, ये तोता अपने दोनों पांवों को उठाकर म्यूजिक का साथ देने लगता है।